चीन की हरकतों को अगर देखें तो इन हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि चाइना ताइवान के लिए आगे बढ़ेगा। शी जिनपिंग ने हाल ही में एक स्पीच दी थी और इस स्पीच में इन्होंने कहा था कि जो लोग अपने पूर्वजों की बात नहीं समझ रहे हैं, पूर्वजों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको एक समय में भुगतना होगा और ये जरूरी है कि ताइवान और चाइना एक होकर रहेंगे। शी जिनपिंग ने ये बात इस संक्षेप में कही थी कि हमारे पूर्वज एक थे, ताइवान में बसने वाले लोगों के और चाइना में बसने वाले लोगों के, क्योंकि ये ताइवान को चाहते हैं कि हर हाल में ताइवान इनके पास आ जाए। अब जैसे जैसे ये ताइवान की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे फायदा भारत को होता जा रहा है। अब जापान ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिस घोषणा से भारत के कई पड़ोसी टेंशन में आ जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। अभी कुछ वैसा ही सीन होता हुआ दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने दुनिया भर को परेशान करना शुरू किया है और वो है रेयर अर्थ मटेरियल। तो जैसे जैसे चाइना दबाव बनाता जा रहा है ना, वैसे वैसे फायदा भी होता हुआ दिख रहा है। पहले चीन ने जापान को रेयर अर्थ देने से मना किया। चीन अब इसे हथियार बना चुका है और अमेरिका से लेकर भारत तक धमका रहा है। इस वजह से दुनिया भर में रेयर अर्थ को हासिल करने के लिए एक जंग सा चल गया है। हर देश अब चाहता है कि हम अपना रेयर अर्थ मटेरियल निकालें या कहीं न कहीं से हासिल करें। अभी अगर आप देखें तो जापान समुद्र के कीचड़ से रेयर अर्थ निकाल रहा है। भारत का पड़ोसी दक्षिण पूर्वी एशियाई मुस्लिम देश मलेशिया, यहाँ पर भी जमकर रेयर अर्थ निकाले जा रहे हैं। इससे दुनिया को अब चीन का एक बड़ा विकल्प मिल गया है। मलेशिया के पास 16 से 16.2 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ भंडार का अनुमान है। पूर्वी मलेशिया के कई इलाकों से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। जापान ने भी चाइना के ऊपर निर्भरता घटानी शुरू कर दी है और अब तो जापान एक अलग फॉर्म में नजर आ रहा है। अब तक जापान क्या था? जापान इस आश्रय में बैठा हुआ था कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार से भी और शिंजो आबे ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि हमें अपने असली रूप में आना होगा। अगर हम नहीं आते हैं तो हम फिर नहीं बचेंगे। अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जापान ने सबसे पहले तो अपने आधिकारिक नीति को दफन कर दिया। वो नीति जो पिछले 60 सालों से चल रहा था, 60 साल से जिस नीति को ढो रहा था जापान, उसने उसे दफना दिया। इस नीति में क्या था? इस नीति में था कि दुनिया को आप सैन्य टेक्नोलॉजी नहीं बेच सकते हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया और घोषणा करते हुए कहा कि सैन्य उपकरण हो या टेक्नोलॉजी हो, इसको हमने खुद प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब हम ये प्रतिबंध हटा रहे हैं। अब हम इस प्रतिबंध को नहीं झेलेंगे, हम अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। इस एक फैसले से कितना असर पड़ेगा भारत के ऊपर, मैं उसको बताऊंगी, पर उससे पहले कुछ देखिए, कुछ चीजें हैं जो बहुत रफ्तार में चल रही हैं और लोगों का ध्यान उसके ऊपर नहीं जा रहा है। जापान और भारत में साझेदारी हर लेवल पर बड़े टॉप की चल रही है। स्क्रीन पर रॉयटर की इस खबर को देखिए। भारत का एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक और जापान का इटोचू, इसने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फाइनल किया है अमोनिया सप्लाई को लेकर। अब ये आप देख रहे हैं, रासायनिक मामलों में भी साथ आ रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, अब जापान का MUFG बैंक, इसका कहना है कि हम और भी ज्यादा पैसा लगाने को तैयार हैं। अभी इन्होंने भारत के साथ एक डील की है जिसमें इन्होंने करीब $4.3 बिलियन लगाया है श्रीराम फाइनेंस के अंदर, इसी महीने लगाया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। ये सब क्या अचानक है? नहीं, ये सब अचानक नहीं है। भारत और जापान धीरे धीरे पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाते जा रहे हैं। अब जापान ने जो ये वेपन्स एक्सपोर्ट का बैन हटा दिया है, 80 साल पुराना बैन, 60 साल पुराना बैन, ये भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। जापान दरअसल चीन और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए डर रहा है
और अब उसने अपनी पॉलिसी पर यह बदलाव किया है। दूसरा विश्व युद्ध के बाद जापान ने खुद को एक शांति प्रिय देश के रूप में बनाया था और ये पॉलिसी अपनाई थी कि अब हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे और हम किसी भी तरीके का युद्ध का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट ने इस नियम को बदल दिया। जापान का ये कदम अब भारत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? जापान इससे पहले केवल ट्रांसपोर्ट, राहत, निगरानी जैसे 5 कैटेगरी वाले डिफेंस टूल ही दूसरे देशों को बेचा करता था। लेकिन अब ये देश दूसरे देशों को मिसाइलें, युद्धपोत जैसे घातक हथियार भी बेच सकते हैं। चीन ने जापान के इस फैसले का विरोध किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे देशों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अपने इस फैसले के बावजूद जापान का कहना है कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनाए गए अपने शांति प्रिय देश के मूल सिद्धांत पर अभी भी कायम है। जापान अपने हाई क्वालिटी वेपन के लिए जाना जाता है। ऐसे में हथियार बेचने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से उसके लिए तो जैसे दरवाजा खुल गया है। बहुत सारे देश दौड़ेंगे कि जापान तुम हमारी मदद करो। जापान अपने एडवांस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी के लिए फेमस है। इसके पास सबसे एडवांस नेवल प्लेटफॉर्म भी है। शोर्यू सीरीज, इसकी ताइगेन श्रेणी की सबमरीन दुनिया की सबसे अच्छी पनडुब्बियों में गिनी जाती है। सरफेस वेसल्स की बात करें तो इसमें माया श्रेणी के बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इसके अलावा जापान इजुमु क्लास के हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर भी ऑपरेट करता है। ये छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करते हैं। जापान सरफेस टू एयर मिसाइल, ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। जापान के पास US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, स्टील्थ जहाजों के लिए यूनिकॉर्न और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो पहले ही इस टेक्नोलॉजी को बेच नहीं सकता था, लेकिन अब उसने ऑस्ट्रेलिया को $7.4 अरब की मोगामी क्लास फ्रिगेट को बेचकर अपना पहला बड़ा एक्सपोर्ट डील किया है। वहीं भारत ने साल 2024 में जापान से स्टील्थ जहाजों के लिए सबसे आवश्यक यूनिकॉर्न एंटीना टेक्नोलॉजी ली थी। जापान भी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट, जी कैप और जेट इंजन के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। जापान के हथियार बेचने के फैसले से भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश का डिफेंस सेक्टर भी बढ़ रहा है। भारत चिनूक, अपाचे, F-16 जैसे फाइटर जेट्स के लिए पार्ट बना रहा है। ऐसे में जापान भारत अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकता है। अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि जापान ने मोगामी क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट्स को भारत में बनाने के लिए एक ऑफर दिया है कि हम को प्रोडक्शन करते हैं, साथ मिलकर हम इसे बनाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा मैंने कहा, अब न असल में दुनिया अच्छे तरीके से बदल रही है, क्योंकि जापान हथियारों के मामले में जापान को रोक पाना आसान नहीं है और चाइना इस चीज को समझता है। ये जो नियम टूटा है, इस नियम के टूटने का सबसे बुरा असर अगर किसी के ऊपर पड़ने वाला है तो ये पड़ने वाला है चाइना के ऊपर। चाइना बहुत पहले भी भुगत चुका है जापान को और अब एक बार फिर से ऐसा लगता है जापान अपने पुराने रूप में वापस आ रहा है। वैसे जापान का वापस आना सही है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।